हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे हाशिमोटो थायराइडिटिस की। ठीक है ना। तो हाशिमोटो थायराइडिटिस जो होता है, पहली बात तो थायराइडिटिस का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? इन्फ्लेमेशन होता है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो इसीलिए थायराइडिटिस कह देते हैं। तो थायराइडिटिस में 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक तो हाशिमोटोज हो गया, एक रीडल थायराइडिटिस होता है, ठीक है ना। और एक और होता है डीक्वेरन थायराइडिटिस, ठीक ना। डी डीक्वेरवेंस थायराइडिटिस। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो आता है हाशिमोटोस थायराइडिटिस के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, हाशिमोटो थायराइडिटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये पहली बात तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है तो किसके साथ एसोसिएट करे, किसके साथ एसोसिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के साथ कर सकता है, एक डाउन सिंड्रोम के साथ कर सकता है, एक आपका टर्नर सिंड्रोम के साथ कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे याद करते हैं कि एसोसिएटेड विद दीज वेरियस सिंड्रोम, केडीटी से याद करते हैं ना। क्लाइनफिल्टर डाउन और किससे, टर्नर सिंड्रोम से एसोसिएटेड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअल, यहाँ पे ग्रेजुअल फेलियर ऑफ थायराइड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे थायराइड फंक्शन का ग्रेजुअल धीरे धीरे फेलियर होने लगेगा। एज इसका क्या होगा? एज पीक बिटवीन 45 to 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि एडल्ट ही एज में, एडल्टहुड में ही होता है बेसिकली। तो मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेल। लेकिन थायराइड की जितनी बीमारी हो फीमेल में मोर कॉमन होती है। अगर आप इतना भी लिख के आओगे तो एक आपकी मतलब कि वो क्लियर हो जाता है कि हाँ इंसिडेंसेस का आपका एक पॉइंट बन जाता है, एक नंबर आपको 0.5 अपने आंसर में और मिल जाते हैं कि मोर कॉमन इन वुमेन होती है देन मेन। और रेशियो इसका 10:1 या 20:1 में कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिखो मत, मेरे हिसाब से रेशियो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इतना नंबर्स याद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। रादर देन देखो, रटना इज़ वे टू डिफिकल्ट फॉर मी। मैं रट नहीं पाता, ठीक है। एग्जाम में इसलिए नंबर अच्छे नहीं आते, ठीक है। लेकिन रटना इज लाइक समथिंग वे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तुम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस बैठोगे ना तो तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस पेशेंट को हुआ गया है आखिर, ठीक है। तब वहाँ आपकी रटाई रटाई पढ़ाई नहीं आएगी। कॉलेज में हो तो 2-3 साल अपना रट रट के तो पास हो लोगे, लेकिन जब क्लिनिकल सेटिंग में बैठोगे तो कैसे होगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसलिए रटो मत, समझो चीज़ों को। समझ लोगे तो काम आएगा वो बाद में भी आपको, भले आप किसी भी चीज़ के डॉक्टर हो, ठीक है ना। आप घर वाले आएंगे पूछ देंगे कि ये डॉक्टर साहब ये क्या हुआ है, तो आप थोड़ी ना बैठ के कि हाँ ये टॉपिक तो इनका है तो हमको इनको बताना चाहिए। आपकी इज्जत कम होगी। और डॉक्टर होने पे आपको सबसे पहले अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, ठीक है ना। समझते ही नहीं। तो फिर इसकी दूसरी, तो थोड़ा सा ऑन टॉपिक आते हैं। तो इटियोलॉजी पहले देखते हैं इसकी। तो इटियोलॉजी इसका क्या देख लो, फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1912 बाय हाशिमोटो, ठीक है। हाशिमोटो के द्वारा पहली बार इसको खोजा गया था। ग्वाइटर एंड इंटेंस लिम्फोसाइटिक, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे इंटेंस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ थायराइड होता है। स्ट्रोमा इसी को कहते हैं, स्ट्रोमा लिम्फोमेटोसा। इसमें इन्फिल्ट्रेशन, इंटेंस इन्फिल्ट्रेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लिम्फोमेटोसा कहते हैं, स्ट्रोमा लिम्फोमेटोसा। इसका जेनेटिक फैक्टर्स की मैं बात करूँ, जेनेटिक फैक्टर्स बेसिकली अगर मैं जीन्स की बात करूँ, CTLA4 होता है और PTPN22 होता है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन इसका जेनेटिक फैक्टर से कैसे इफेक्ट पड़ता है देख लो। हाशिमोटो थायराइडिटिस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट, इसमें एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होता है। एंड इज सपोर्टेड बाय इसका जेनेटिक कंपोनेंट कैसे सपोर्ट किया है देखो। कॉन्कॉर्डेंस ऑफ डिजीज इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि कॉन्कॉर्डेंस मतलब कि अगर एक को है तो दूसरे को भी होगा। कॉन्कॉर्डेंस ऑफ डिजीज हो सकता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, इसलिए हम लोग इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट मांगते हैं। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटी थायराइड एंटीबॉडीज इन एसिम्प्टोमेटिक। अगर एंटी थायराइड एंटीबॉडीज, इसमें देखो 2-3 एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है ना। एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हो गया, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज होते हैं, एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी होते हैं। तो ये सब एंटीबॉडीज यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एंटी थायराइड एंटीबॉडीज इन एसिम्प्टोमेटिक सिबलिंग्स ऑफ हाशिमोटो पेशेंट। यहाँ क्या होगा कि अगर किसी भी, जैसे थायराइड हाशिमोटोस का पेशेंट आ गया, ठीक है ना, उसके सिबलिंग का भी तुम एग्जामिनेशन कराओगे तो क्या तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तुम्हें एंटी थायराइड एंटीबॉडीज मिलेंगे, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक बंदा रहेगा, लेकिन ये सिम्प्टोमेटिक निकल गया, इसकी इंटेंस हो गया, ठीक है ना। यही चीज़ है सिबलिंग्स ऑफ हाशिमोटो पेशेंट्स। एसोसिएशन विद अदर ऑटोइम्यून डिजीज, ये एसोसिएशन करता है अदर ऑटोइम्यून डिजीजेज लाइक परनीशियस एनीमिया हो गया आपका, ठीक है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो यही सब डिजीज है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटेड DM टाइप 1 हो सकता है, ठीक है ना। इन सब डिजीजेज से एसोसिएट कर सकता है, ठीक है ना। SLE हो गया,
तो ये सब डिजीजेस से ये एसोसिएट कर सकता है, ठीक है ना। अब इसकी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करूँ तो ऑटोइम्यून डिजीज सच एज हाशिमोटो एंड ग्रेव डिजीज आर एसोसिएशन विद अ प्लूरोमॉर्फिज्म इन जीन एसोसिएटेड विद इम्यूनो रेप्लिकेशन ऑफ टी रिस्पॉन्सेज सच एज CTLA4 एंड PTPN22, ठीक। ऑटोइम्यून डिजीजेस सच एज हाशिमोटो थायराइडिटिस एंड ग्रेव्स डिजीज भी जानते हो, हाशिमोटो थायराइडिटिस भी जानते हो, ठीक है ना। आर एसोसिएशन विद प्लूरोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म इन जीन, ये किससे एसोसिएट होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन जीन। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक जीन कई मतलब कि पॉलीमॉर्फ कर सकते हैं, मतलब कि रिप्लिकेटिव उसका वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एसोसिएट विद इम्यूनो रेप्लिकेशन, ये जैसे ये क्या करता है कि जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं हाशिमोटो थायराइडिटिस एंड ग्रेव्स डिजीज, ये एसोसिएटेड होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जीन से, ठीक। ग्रेजुअल देखो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता क्या है, ग्रेजुअल फेलियर इन थायराइड फंक्शन, ठीक है ना। ग्रेजुअल फेलियर इन थायराइड फंक्शन ही तो होता है। तो हाशिमोटो और ग्रेव डिजीज आर एसोसिएटेड पॉलीमॉर्फिज्म इन जीन हो गया, और इम्यूनो रेप्लिकेशन ऑफ टी सेल रिस्पॉन्सेज, ये क्या करेगा, टी सेल रिस्पॉन्सेज को बढ़ाएगा सच एज CTLA4 और PTPN22, ठीक है ना। इम्यूनो रेप्लिकेशन ऑफ टी सेल रिस्पॉन्सेज को ये बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये CD8 टी सेल और CD4 टी सेल को बढ़ा देगा, तो क्या करेगा, सेल मीडिएटेड डैमेज करा देगा, ठीक है ना, सेल मीडिएटेड डैमेज करा देगा, ठीक। इम्यूनो रेप्लिकेशन कराएगा, तो इसमें दो तरह के CD8 सेल बनेंगे, CD4 टी सेल बनेंगे। तो CD4 ये क्या कराएगा, सेल मीडिएटेड डैमेज करा देगा, ठीक है ना, लीड्स टू सेल मीडिएटेड डैमेज, ठीक। तो इसकी पैथोजेनेसिस की मैं बात करूँ, पैथोजेनेसिस का क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो हाशिमोटो थायराइडिटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज है, पहली बात कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन इन सेल्फ टॉलरेंस टू थायराइड एंड ऑटो एंटीजेंस। तो ये कैसे होता है कि अगर आपका जो है सेल्फ टॉलरेंस जो है आपका ब्रेक डाउन हो गया इसके एंटीजेंस के, इसके थायराइड के ऑटो एंटीजेंस के पे, जैसे इसका टॉलरेंस होता है ना, किसी भी चीज़ का टॉलरेंस अपनी बॉडी में होता है, हमेशा याद रखना कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी चीज़ है, कोई भी ग्लैंड या ऑर्गन या कुछ भी है, तो वो एक एंटीजन है, ठीक है ना, वो एक एंटीजन है। जिस दिन उसका ब्रेकडाउन हुआ, उस टॉलरेंस का ब्रेकडाउन हुआ, उस दिन वहाँ पे ये क्या होगी, ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप कर जाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे। तो यही बात ये कहने की कोशिश किया है कि हाशिमोटो थायराइडिटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज कॉज्ड बाय अ ब्रेकडाउन इन सेल्फ टॉलरेंस टू ऑटो एंटीजेंस, थायराइड ऑटो एंटीजेंस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायरोग्लोबिन एंड थायरॉइड पेरोक्सिडेज। तो एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज होंगी और एंटी थायरॉइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज बनेंगी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ये एंटीबॉडी। तो फेलियर ऑफ सेल टॉलरेंस, तो वही मैं बात आपसे कर रहा हूँ, टू थायराइड थायराइड ऑटो एंटीजन इज द इनिशियल इवेंट, ये इनिशियल इवेंट है। प्रोबेबल इट इज एबनॉर्मेलिटी ऑफ रेगुलेटरी टी सेल, हो सकता है कि एबनॉर्मेलिटी ऑफ कुछ रेगुलेटरी टी सेल्स की हो और एक्सपोजर और नॉर्मली सिक्वेस्टेड थायराइड एंटीजन, ये कुछ इसकी एबनॉर्मेलिटी के कारण हो सकता है रेगुलेटरी टी सेल की एबनॉर्मेलिटी के कारण हो, या नॉर्मली सिक्वेस्टेड थायराइड एंटीजन के, मतलब उसके जो नॉर्मली सिक्वेस्टेड अपनी थायराइड एंटीजन है उनके कारण से ये अपना सेल्फ टॉलरेंस हो जाए। नॉर्मली सिक्वेस्टेड थायराइड एंटीजन के कारण से भी इसका मतलब ये थायराइड एंटीजन से इसका सेल्फ टॉलरेंस टूट जाए, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें क्या देखेंगे, इंडक्शन ऑफ थायराइड एंटीबॉडी, थायराइड ऑटो इम्यूनिटी का इंडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इट इज़ नेक्स्ट इवेंट प्रोड्यूसिंग सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड एंटीजन, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि पहली बात क्या हुआ था, पहले में क्या हुआ था कि जैसे सेल्फ इम्यूनिटी का ब्रेकडाउन हो गया था, सेल्फ टॉलरेंस का। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद की इवेंट क्या होगा कि अगर सेल्फ टॉलरेंस का ब्रेकडाउन हुआ तो ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे अगेंस्ट थायराइड एंटीजन, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ थायरोसाइट्स, इट इज अकम्पनीड बाय, तो थायरोसाइट्स का अब क्या होगा, अगर ऑटो एंटीबॉडी बन गए तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, बेसिकली डिस्ट्रक्शन किसका होगा, थायरोसाइट्स का ही होगा। इट इज अकम्पनीड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ थायराइड पैरेन्काइमा बाय मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन एंड फाइब्रोसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि किससे रिप्लेस हो गया, थायराइड पैरेन्काइमा आपका किससे रिप्लेस होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन, मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन हो जाए और क्या हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी की। तो इसके मॉर्फोलॉजी क्या होता है भाई, ठीक है ना। इसका ग्रॉस में स्पेसिमेन का एग्जामिनेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, तो ग्रॉसली हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूज होता है सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अब पेशेंट आएगा, आपको देखेंगे, आप क्या देखेंगे ग्रॉस में, क्या ऊपर से क्या देखेंगे, हाँ ये भाई डिफ्यूज है, सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड लग रहा है हमें। तो ये ग्लैंड जो है फर्म है, नॉड्यूलर है, ग्लैंड जो है फर्म है और नॉड्यूलर भी है, ठीक है ना।
कैप्सूल यहाँ पे इंटैक्ट है। कट सरफेस इज पेल ग्रे, टैन शोज एसेंशुएशन ऑफ नॉर्मल लोबुलेशन, ठीक है ना। कट सरफेस देखेंगे तो वो पेल होगा, ग्रे होगा, पेल ग्रे येलोइश टाइप का टैन होगा, थोड़ा सा टैनिंग उस पर होगी, और शो क्या करेगा, क्या दिखाएगा, एसेंशुएशन कराएगा नॉर्मल लोबुलेशन का, एसेंशुएशन करेगा नॉर्मल लोबुलेशन का, ठीक है ना। अब इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या क्या देखोगे, पहले तो टी सेल यहाँ पे आती है, टी सेल CD8, टी सेल CD4 टी सेल, ठीक है ना। तो सेल मीडिएटेड डैमेज होता है तो इन्फ्लेमेशन वाली सारी सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की कौन कौन सी सेल आ जाएगी, डेंस मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आ जाएगी, कौन सी, डेंस मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है ना, डेंस मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आ जाएगी, ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, स्मॉल लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स एंड थायराइड पेनकाइमा। थायराइड पेनकाइमा में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी बनता है, प्लाज्मा सेल से क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है, तो यही चीज़ है। थायराइड पेनकाइमा में आपको लिम्फोसाइट देखने को मिल जाएगा और प्लाज्मा सेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। डेंस मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, ठीक है, यही है मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, ठीक। अब लिम्फॉइड फॉलिकल्स विद वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर, यहाँ पे क्या होगा, लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो हैं अपने, लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो हैं इसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ही बेसिकली होता है। तो लिम्फॉइड फॉलिकल्स विद वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर, ये वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर होगा यहाँ का, ठीक है ना। तो इसके एपिथेलियल चेंजेस की मैं बात करूँ, एपिथेलियल चेंजेस इसके क्या क्या होंगे, ठीक है ना। एपिथेलियल चेंजेस इसके क्या क्या होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि एट्रोफी हो जाएगा भाई, थायराइड फॉलिकल्स का, थायराइडसाइट्स पे अटैक करता है, ठीक है ना, तो एट्रोफी हो जाएगा। दे अपीयर स्मॉलर देन नॉर्मल फॉलिकल, ये स्मॉलर मतलब कि नॉर्मल फॉलिकल से जो है थोड़े कम छोटे दिखाई देंगे। हर्थल सेल मेटाप्लेजिया, यहाँ पे हर्थल सेल की मेटाप्लेजिया होगी, तो इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक सेल है, एक याद रखना कि हर्थल सेल, इसको हर्थल सेल लिख के आना एग्जाम में, हर्थल सेल नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। एस्केनाजी, तो हर्थल सेल में एक एस्केनाजी सेल होता है जहाँ पे यूसोफिलिक का अबंडेंस होता है, ठीक है ना। तो हर्थल सेल मेटाप्लेजिया देख लेना कि हाँ होता है यहाँ पे। इट इज़ मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स टू ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम टू इंजरी, तो हर्टल सेल मेटाप्लेजिया हो जाएगा। और इट इज़ ये क्या है कि एक मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स है ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम टू इंजरी, फॉलिकुलर एपिथेलियम का इंजरी के प्रति एक मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स है किसका, फॉलिकुलर एपिथेलियम का टुवर्ड्स इंजरी, किसका, मतलब मेटाप्लास्टिक रिस्पॉन्स है फॉलिकुलर एपिथेलियम का टुवर्ड्स इंजरी, फॉलिकुलर एपिथेलियम का, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपको, कि भाई वो बताएगा कि डॉक्टर साहब हमको एकदम एक इलाजमेंट हो गया है थायराइड में, मतलब कि यहाँ पे गले में एक इलाजमेंट हो गया है, एक मिडिल एज वूमेन आएगी, ठीक है, 45 से 60 साल की, ठीक है ना, आपके पास कहेगी अरे डॉक्टर साहब हमें इलाजमेंट हो गया थायराइड का, और ये लेकिन दर्द नहीं करता, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट ग्रेजुअली डेवलप करेगी, तो आप पेरी ऑर्बिटल एडिमा देख सकते हो, ठीक है ना। उस बंदे लेथार्जी आ जाएगा, ठीक है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कम रहेगा, ठीक है, उसका जो हार्ट पल्सेशंस है, मतलब कि हार्ट बीट है थोड़ी कम, कहीं ब्रैडिक आइडिया रहेगा, तो ये सब देख सकते हो कि हाँ हाइपोथायराइडिज्म के कुछ फीचर्स आने लगेंगे उसमें, ठीक है ना। अर्ली स्टेज में प्रोड्यूस ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है ना। ये याद रखना कि अर्ली स्टेज में जब एक्यूट होता है, सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कार्ड से आपका T3 T4 का पन्ना ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, इसको पैराडॉक्सिकल मैं कहता हूँ, एक तरह से पैराडॉक्स की तरह होता है, लेकिन इनिशियली ये होना भी चाहिए, लेकिन पैराडॉक्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली ये होगा ही, क्योंकि भाई इन्फ्लेमेशन है, तो अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो भाई वो ज़्यादा वर्किंग उसकी बढ़ जाती है, तो हो सकता है हाँ ये ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस दिखा सकता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकल्स विद सेकेंडरी रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, क्योंकि भैया अगर उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकल्स होता है और इसी कारण से सेकेंडरी रिलीज हो जाता है किसका, थायराइड हार्मोन का सेकेंडरी रिलीज हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका, थायराइड फॉलिकल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो इसी से एक सेकेंडरी रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन दिखाने लगता है, ठीक है ना। और ये पेशेंट्स, इसमें क्या होता है, पेशेंट्स जो होते हैं हाई रिस्क पे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ बी सेल कैंसर और डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनल जोन लिम्फोमा बी सेल कैंसर के डेवलपमेंट के लिए हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है ना। तो अर्ली स्टेजेस पे क्या ये प्रोड्यूस करेगा, अर्ली स्टेजेस पे ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकल्स विद सेकेंडरी रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी हाशिमोटो थायराइडिटिस की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।